स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वैकेंसी की बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इस वैकेंसी में कुछ नया देखने को मिलेगा। जनरली आपने देखा है अभी तक जो वैकेंसी जाती है उसमें साफ साफ बोलता है कि आईटीआई पास होना जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ नया ऑप्शन है जो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और वैकेंसी की A to Z जो डिटेल्स है ना, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब खुलेगा, बंद कब हो रहा है, फीस कितनी आवेदन की, उसके अलावा सिलेक्शन कैसे होगा, A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ये जैसे हर स्टेट की भी अपनी सरकार होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसके अलावा सभी राज्य की भी होती है। कुछ दिन पहले आपने देखा था बिहार में भी वैकेंसी आई हुई थी विद्युत विभाग की, जिसका फॉर्म वगैरह भरा गया। 1 साल भी हो गया अभी तक, लगभग 1 साल हो गए, और एग्जाम अभी तक उन लोगों ने नहीं कराया। हालांकि ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हर राज्य में होता है, जैसे बिहार का होता है ना, बिहार का होता है, यूपी का होता है, यूपी पीसीएल, इसी तरह से राजस्थान का भी है। हालांकि अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनको लोकल जो अपना जाति का आरक्षण होता है वो मिलता है। जो बाहरी कैंडिडेट होते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं। तो ये सिस्टम होता है। हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और इसमें एक कॉमन टेक्नीशियन आईटीआई का है, ऑपरेटर आईटीआई है, और प्लांट अटेंडेंट आईटीआई का मतलब ये है कि जो पोस्ट है ना, टेक्नीशियन की है, ऑपरेटर की है और प्लांट अटेंडेंट की है, सब में आईटीआई क्वालिफिकेशन होने वाला है। और ये 20 फरवरी 2025 की यहाँ पर आप विज्ञप्ति का डेट देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट क्या क्या है? टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड, प्लांट अटेंडेंट थर्ड। ये 3 अलग अलग प्रकार की पोस्ट है और 2 इनका विभाग है। जैसे जनरली आप देखते हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन, प्रोडक्शन करने वाला यानी बिजली बनाने वाला भी एक विभाग होता है। उसके बाद फिर उसको बांटता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, भाई गांव शहर तक फैलाना, बिजली कलेक्शन करना, है ना। 2-3 विभाग होते हैं जनरली। प्रोडक्शन जो बिजली बना रहा है, ट्रांसमिशन, ठीक है, जो प्लांट जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहां से बड़े बड़े सब स्टेशन तक पहुंचना, ट्रांसमिशन के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है जो लोकल लेवल पर होता है ना। तो इस तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पर भी 2 इनका विभाग है। एक है राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बिजली बना रहे हैं वो है, और दूसरा क्या है, जयपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है, लिमिटेड। ये क्या कर रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 अलग सेक्टर है लेकिन वैकेंसी कॉमन है। ये क्या कर रहे हैं? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा कर रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बांट रहे हैं मतलब जिसके बदले पैसे मिलते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ कहाँ होने वाला है, तो ये जगह दे रखा है इन्होंने। इनके जो प्लांट है कहाँ कहाँ है, कोटा में है, सूरतगढ़ है, जलावर, रामगढ़, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इनके प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कहाँ कहाँ, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई आपकी जो पोस्टिंग होगी इन जगहों पर हो सकती है जहां पर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जानकारी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो आपने देखा था ना, 2 था, एक क्या है यहाँ पर उत्पादन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो देखिए दोनों के अलग अलग सीटों की संख्या दे रखा है। ये कौन सा है? ये उत्पादन वाला है। इसमें कितनी सीटें हैं यहाँ पर देखिए, इसमें ग्रुप दे रखा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। इसका मतलब क्या है अभी आगे आपको समझ में आ गया। ग्रुप 1 में 60 सीटें हैं, ग्रुप में 2 में 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है। बाकी ये कैटेगरी वाइज दे रखा है और भी आगे तक, तो उससे मतलब नहीं है। ये देख लीजिए आप, अगर इसको आप सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा। मेरी मैथ वैसे वीक है फिर भी आप बताइएगा। 60 है, 60 120 और 30 मिलाकर कितना हो जाएगा? 150 सीटें, ठीक है। 150 हो गई। कौन से वाले में है? ये उत्पादन में है। उसके बाद आगे बढ़िए। 4 अलग अलग था ना, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 4 तक। इसी तरह से इधर आ जाइए, जयपुर वितरण, वितरण वाले में कितनी सीटें यहाँ पर? टोटल 66, 66 सीटें, ठीक है। और इसमें ग्रुपिंग नहीं है, इसमें ग्रुप नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म ऑनलाइन करते समय ये चीजें आपको समझना होगा कि ग्रुप का क्या मतलब है। आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। इस ग्रुप में अलग ट्रेड है, इस ग्रुप में अलग ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, इसमें अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे, इसलिए ग्रुप लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन वाले में समझ में आ जाएगा। शुरू में जब आपकी नौकरी लगेगी उसमें 2 वर्ष तक, ठीक है, क्या करना है, 2 वर्ष तक आपको जो सैलरी मिलेगी वो फिक्स होगी 13,500 रुपए। अब एक धीरे धीरे समय के साथ नए नए गणित आ गए। 2 साल तक आपको 13,500 रुपए मिलने वाला है। जब आप परमानेंट हो जाओगे तो जो नॉर्मल सैलरी होती है ना आपकी 30-35 40 हजार वाली जो रेंज की होती है, वो सैलरी आपको नॉर्मल मिलना तब स्टार्ट होगा। कब?
जब आप ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल ये कह रहे हैं प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड के नाम पर 2 साल आपको इस 13,500 रुपए पर काम करना पड़ेगा। बाद में आपको लेवल जो 4 है उसके ग्रेड पे मैट्रिक्स में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। परमानेंट सैलरी, पीएफ, ईएसआई और दुनिया भर जो चीजें होती हैं वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जो ग्रुप 1 की वैकेंसी थी उसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड से। ग्रुप 2 वाले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर, वही प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, 2 ट्रेड है। ग्रुप 3 में क्या है, बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर, ये हो गया। ग्रुप 4 में क्या है, वेल्डर एंड गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर की जो यहाँ पर उसके स्लैश फिटर भी है। तो ये इसीलिए ग्रुप वहां पर दिया हुआ था, ग्रुप वाइज जो सीटों की संख्या थी ना, तो इससे आपको पता चलता है कि अगर जिस ग्रुप में आप अप्लाई करोगे, ग्रुप 1 में इलेक्ट्रीशियन वाले कर रहे हैं ना, ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा करेगा, ग्रुप 3 में बॉयलर है, स्टीम टरबाइन ऑपरेटर वगैरह का है, और ग्रुप 4 में वेल्डर स्लैश फिटर, वेल्डर या फिटर होना चाहिए। तो ये 4 ग्रुप हो गया। बाकी जो अलग से एक था ना आपका वितरण वाला, जो वितरण वाला, ये तो पहला वाला है, उत्पादन वाला है ना, और ये दूसरा है वितरण। वितरण में इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होनी चाहिए या पावर इलेक्ट्रीशियन होनी चाहिए या वायरमैन होनी चाहिए, लाइनमैन, एसबीए, ये सब ट्रेड है चलेंगे, मतलब ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वाले में, ठीक है। इसमें 4 ग्रुप था तो 4 अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी दोनों चलेगा, ठीक है, या फिर आपने फैक्ट्री से अप्रेंटिस वाला आईटीआई कर रखा है वो भी चलेगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ खत्म हो गई ना। कैंडिडेट मस्ट possess the qualification of secondary from RBSC, CBSC or any other equivalent board along with, इसका कहने का मतलब है आपका 10th होना चाहिए, राजस्थान बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या अदर इक्विवेलेंट मतलब अदर स्टेट बोर्ड से भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइल एक, ये जो नई मैंने आपको बताया था ना कि नई चीज है, जनरली आईटीआई की जो वैकेंसीज हो या कोई भी वैकेंसी जो गवर्नमेंट सेक्टर की, उसमें अपीयरिंग बच्चों को नहीं लेता है, कहता है भाई पास होना आपका जरूरी है। लेकिन ये कह रहे हैं अपीयरिंग कैंडिडेट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के कैंडिडेट, या फिर यानी आईटीआई फाइनल ईयर आपका है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, फिर आप भी अपने लेवल पर एक बार चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ आईटीआई, एनसीबीटी या एससीबीटी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन आइडेंटिकल ट्रेड, जो भी ट्रेड आपकी है, ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, क्या है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आईटीआई फाइनल में है तो, ठीक है। लेकिन कुछ शर्त रहेगी। शर्त क्या रहने वाली है, बट दे विल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ एक्वायर्ड रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम फिक्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कह रहे हैं कि अभी तो आप अप्लाई कर दोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपका आईटीआई पास होना जरूरी है, और आईटीआई पास का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी आईटीआई फाइनल ईयर में है या जिसकी आईटीआई के किसी सब्जेक्ट में बैक है, 1-2 महीने में बैक वाले एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और फाइनल वाले जो फाइनल वाले आईटीआई फाइनल बच्चे हैं वो लगभग जुलाई अगस्त में उनका सितंबर तक किसी भी हाल में रिजल्ट आ ही जाता है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है फिलहाल, फॉर्म अभी ओपन हुआ है, मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएगा, तब तक यूं कहा जाए तो ये लोग भर सकते हैं, जो आईटीआई फाइनल में है भर सकते हैं। और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा कमेंट जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं ज्यादातर आईटीआई कर रहे हैं, वो बच्चे हमसे जुड़े होते हैं, तो उनका यही सवाल होता था हर वैकेंसी पर, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं मैं सेकंड ईयर में हूँ अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं मैं सीधे कहता है भाई कहीं नहीं कर सकते आप अप्लाई। लेकिन ये पहली बार ऐसी वैकेंसी है जिसमें कहा जा रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर में भी, और आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, आईटीआई पास। भाई देखो अभी मार्च तक तो ये फॉर्म भरा जा रहा है ना, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने हैं, जब तक इनके 2-2 एग्जाम होंगे, रिजल्ट मेरिट वेरिट आएगा, जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब तक तो आप आईटीआई पास भी हो सकोगे। तो ऐसा जो इच्छा रख रहे हैं, थोड़ा कैपेबिलिटी है, अच्छे पढ़ने में है आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नई चीज है इस वैकेंसी में। यहाँ रिजल्ट मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, ठीक है। डेट ऑफ यहाँ पर दे रखा है ना, रिक्विसाइड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, issuance of mark sheet and educational shall be deemed to be date of acquiring the qualification। सब मिलाकर यही है
कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने उसके बाद होगा, तो उसके पहले तक आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। इन केस एनी कैंडिडेट डज नॉट रिक्वायर्ड की साइट क्वालिफिकेशन बिफोर डेट ऑफ फिक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लेते हैं कि आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप आईटीआई पास नहीं हो पाए, आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, तो ठीक है, कोई बात। उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स कंसीडर एज एनसीवीटी, आपको पता है कि नेवी और आर्मी वगैरह में भी ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाते हैं, तो उसको भी आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी के बराबर मानेंगे, ऐसा इन्होंने दे रखा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, और अधिकतम जो है यहाँ पर 28 वर्ष, मतलब कम से कम अधिकतम एज हो गई फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट फिक्स डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी आरक्षण वगैरह का भी है, थोड़ा होता नहीं है कि कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 2-4 वर्ष का मिलता है, तो वही यहाँ पर अपर एज वगैरह का दे रखा है, 5 वर्ष का छूट मिलेगा जो वहाँ के रहने वाले होंगे। राजस्थान के बच्चे एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो ये वाली चीज होगी, लेकिन मेन जो आपका है मिनिमम ये है, अधिकतम ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वेबसाइट है, फॉर्म कब से खुल रहा है, 21 फरवरी 2025 यानी फॉर्म ओपन हो चुका है, और लास्ट डेट है 20 मार्च 2025, जो कि सबसे जरूरी होता है। फॉर्म कब खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये आपको स्क्रीन पर, ठीक है। energy.rajasthan.gov.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा, ये सब चीजें तो आपको पता ही होती है। फीस जो है हमेशा सब इन लोगों की ज्यादा ही होती है, पावर की यानी बिजली विभाग की जो भी वैकेंसी हो किसी भी स्टेट की आए, फीस ये लोग तगड़ी लेते हैं, फिर भी ये कम ही लिए हैं दूसरे लोगों से। जनरल बच्चों के लिए 1000 रुपए, उसके अलावा जो कैटेगरी में आते हैं, इन कैटेगरीज में है बच्चे, उनको 500 रुपए का फी देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक प्री एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा, ठीक है, दोनों रिटन एग्जाम होंगे, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं। और ये जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके हिसाब से मेन एग्जाम के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेन एग्जाम पर बनेगी। प्री एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जबकि मेन एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं प्री एग्जाम जो है सिर्फ स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, लेकिन जो मेन मेरिट बनेगी आपकी मेन एग्जाम वाले नंबर से बनेगी। अगला यहाँ पर सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, ये प्री एग्जाम का है, 2 कर रहे हैं, प्री और मेंस, ठीक है। अब तो आईएएस जैसा हिसाब चल रहा है। प्री में ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन है सब जनरल अवेयरनेस का, और लास्ट में जो टेक्निकल नॉलेज का है 50, टोटल 100 नंबर का है, और 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय, ये प्री का हो गया। मेन एग्जाम की बात कर लें, मेन एग्जाम में ये थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा है, क्वेश्चन 150 हो जा रहे हैं, जो टेक्निकल है वो 100 हो जा रहा है। इसके पहले वाले में क्या था, टेक्निकल सिर्फ 50 क्वेश्चन था, ये हो गया। समय इधर देखिए 150 नंबर बढ़ जा रहा है और समय भी बढ़ जा रहा है, तो 120 मिनट हो गया, ये मेन है, और इसी के बेसिस पर जो है आपका मेरिट तैयार होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल का, कोई भी टेक्निकल वैकेंसीज आती है उसमें टेक्निकल का बड़ा वेटेज रहता है, और ये टेक्निकल कहाँ से होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी, कोपा है तो कोपा थ्योरी, जो अपनी आईटीआई को हल्के में लेगा वो इधर नंबर नहीं अचीव कर पाएगा, लेकिन जो अपनी आईटीआई को सीरियसली पढ़ा होगा वो इसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और फिर मजा आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, संभावित है कहाँ कहाँ परीक्षाएं हो सकती हैं, आप कहीं से भी फॉर्म भरो, लेकिन ये वो जगह हैं जहाँ पर ये अपना एग्जाम कराने का सेंटर देने वाले हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ सेंटर्स। तो ये टोटल है सब राजस्थान में रहने वाले। तो ओवरऑल ये वैकेंसी है, इसमें नई चीज यही थी कि आईटीआई के अपीयरिंग छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और तैयारी अच्छी करिए। अगर आप पहले से आईटीआई पास हैं थोड़ा अच्छी मेहनत करिए, ऐसी वैकेंसीज पहले थोड़ी ज़्यादा आया करती थी, धीरे धीरे संख्याएं कम हो रही है, लेकिन जो है फिलहाल उसी के लिए तो लड़ना है ना। तो आप सभी को शुभकामनाएं, थैंक यू।